इज दिस अ लीगल रिजीम? कौन सी इलेक्शन जीती है ये जनाब मोहम्मद यूनुस ने? एक भी इलेक्शन जीती हो तो बताइए। एक लड़ी थी, हार गए, पिट गए थे, भागे थे वापस अमेरिका। तो अब अमेरिका ने, क्योंकि आपने $6 लाख दिए हैं, घूस खिलाई है हिलरी क्लिंटन को, तो अब साहब आपको प्राइम मिनिस्टर वहां पे करार कर दिया जाएगा। कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं अमेरिका को। अब जो वो चाहते हैं वो बनेगा, जिसको हटाना चाहते हैं वो हटा देंगे। वो तो मालिक हैं साहब दुनिया के। और इसके चलते यहाँ पे तख्ता पलट इन्होंने बांग्लादेश में कर दिया। हसीना वाजेद को रेजिग्नेशन साइन करके वहाँ से भागना पड़ा, जान बचाकर। भारत में उनको शरण मिली, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ उन लोगों को, बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर एक प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी करती है तो जब तक दूसरा नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके नहीं नियुक्त किया जाता, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेगी। मतलब कि आज के दिन कानूनन दृष्टिकोण से शेख हसीना वाजेद इज स्टिल द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस की कोई लीगल स्टेटस नहीं है। नो लीगल स्टैंडिंग लोकस स्टैंडी इन बांग्लादेश। और वो साहब धड़ल्ले से वो राज कर रहे हैं। वो तो उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदली करना चाहते हैं, वो हेर फेर करना चाहते हैं पूरे जो एस्टैब्लिश रूल लॉज एंड ऑर्डर के अंदर। और वो तो एक जिहादिस्तान बनाना चाहते हैं। पहले लोगों ने सोचा पढ़ा लिखा आदमी है साहब, कोई इकोनॉमी में ठीक करेगा, ये है वो है, बैंकर शैंकर है। बैंकर तो दरकनार साहब, उन्होंने तो जिहाद को खुली छूट, जिहादी उन्माद के वहां पे उन्होंने जो कुत्ते थे वो छोड़ दिए अपनी सड़कों के ऊपर। जिसको काटो, जिसको चाहे गला रेत दो, जिसको मार डालो, जिसको फांसी पे टांगो, जिसका बलात्कार करना है करो, फ्री फॉर ऑल, एनार्की इन बांग्लादेश। अब साहब एनार्की कुछ देर तो बहुत अच्छी लगती है साहब, बड़ा मजा आता है स्टूडेंट को खासकर, कि हम हसीना वाजेद का घर लूट लेंगे, उसकी साड़ी, उसके ब्लाउज, उसके पेटीकोट लेके हम दुनिया के सामने दिखाएंगे कि हमने चोरी कर लिए। हमारी औरतें पहनेंगी ये पेटीकोट और ब्लाउज। और वहाँ से टीवी उठा के ले आए, फर्नीचर उठा के ले आए, फ्रिज उठा के ले आए, क्या क्या, मतलब तमाशा सड़कों पे हो रहा था। फॉरेन मिनिस्टर को एयरपोर्ट से पकड़ा जब वो भागने की कोशिश कर रहा था इन पागलों से। फिर होम मिनिस्टर को घर घेराव कर दिया, जला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उसके घर में घुस गए, बोला रेजिग्नेशन दे। ये है रूल ऑफ लॉ? इज दिस हाउ अ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इज चेंज? वो तो आर्मी चीफ को भी हटाना चाहते थे साहब, वो तो थोड़ी फौज ने आंखें दिखाई तो ये स्टूडेंट चुप हो गए। लेकिन साहब अब जो है असली रंग दिखाए अपने मोहम्मद यूनुस साहब ने। जिहादी तत्वों को पूरी छूट दी, पाकिस्तान से मोहब्बत का एक नया इन्होंने आलम शुरू किया कि सब चीज़ माफ़, सब गुनाह माफ़। आपने जो है 3 करोड़ बांग्लादेशी मारे थे, क्या फ़र्क पड़ता है? 1 करोड़ बांग्लादेशी औरतों की इज्जत लूटी थी, रेप किया था, क्या फ़र्क पड़ता है साहब? 10 करोड़ बांग्लादेशी जाके धकेल दिए थे रिफ्यूजी बना के भारत में, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? इसके बरखिलाफ तो एक फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी बांग्लादेश में, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, पंजाबी पाकिस्तान के उसको कॉलोनी की तरह ट्रीट करते थे, सारे रिसोर्सेज खसोट के पंजाब में स्पेंड कर रहे थे। भुखमरी थी यहाँ पे, साइक्लोन आता था तो कोई एड नहीं आती थी, कोई पैसा नहीं दिया जाता था। जब साइक्लोन भोला आया था 1970 में, या अपने हाल पे छोड़ दिया, मरो जैसे करना है कुछ भी, जो हमको तो तुम बस पैसे देते रहो। तो इस कॉलोनियल रिजीम से अपने आप को छुड़ाया। दुनिया के इतिहास में कोई दूसरा मिसाल नहीं है जिसमें एक देश जो कॉलोनाइज था, जिसको लूटपाट हो रहा था, जिसकी इज्जत औरतों की लूटी जा रही थी, वो फिर से कॉलोनी बनना चाहता है। देखिए साहब, मैंने हिस्सा लिया है बांग्लादेश की लिबरेशन में, हम थे वहाँ पे, हम लोग थे, ठीक है साहब। और मेरा कहना यह है कि उस वक़्त हम कंधों से कंधा मिला के मुक्ति बाहिनी के मुक्ति योद्धाओं
यानी मुक्ति योद्धाओं के साथ लड़े थे, जो अपने देश की आज़ादी के लिए जंग कर रहे थे। बहुत नुकसान हुआ उनका, लाखों लोग उनके मारे गए बेचारों के, लेकिन उन्होंने अपने देश को आज़ाद करके छोड़ा। ठीक है साहब। अब ये वहां पे एक खास कैटेगरी होती थी रजाकार। रजाकारों ने मुक्ति बाहिनी के खिलाफ पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर युद्ध लड़ा कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान से आज़ादी, मोहब्बत है, ये है वो है। और वो इतनी मोहब्बत थी कि साहब वो पाकिस्तान की पंजाबी फौज के लिए बंगाली औरतें पकड़ पकड़ के देते थे, इनका रेप करो साहब, मजे करो। कई दशकों तक ये रजाकार का नाम एक गाली के बराबर था। किसी को रजाकार बोलना एक गाली मानी जाती थी। लेकिन अब नया आयाम आया है साहब, मोहम्मद यूनुस साहब आ गए हैं वाशिंगटन डीसी से, और वो कह रहे हैं कि साहब हम तो फिर ईस्ट पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान के कोई भी लोग आते हैं उनका सिक्योरिटी चेक नहीं होगा, वीज़ा ऑन अराइवल भी करते, क्या क्या नहीं करेंगे। पाकिस्तान की फौज को बुलाना चाह रहे हैं, वहाँ से एक्सप्लोजिव मंगा रहे हैं, आर्म्स की शिपमेंट मंगा रहे हैं चोरी छिपे कि ये हम देंगे नॉर्थ ईस्ट में गफलत के लिए, कुकी लैंड बनाने के लिए। हम करेंगे साहब, अमेरिकन के आदेशों का पालन हम करेंगे। तो साहब ऐसा ये जो इन्होंने आयाम बनाया है, ये मंजर बनाया है, कुछ देर तो बांग्लादेश में बड़ी खुशी थी, खुशी की लहर, हा 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 कि स्टूडेंट अब हम इंचार्ज हैं, और छोकरों को आप इंचार्ज बना दें पूरे देश का तो कुछ देर तो पावर गोज टू देयर हेड कि जाके किक मारो और निकाल दो चीफ जस्टिस और होम मिनिस्टर का घर जला दो इत्यादि। बड़ा मज़ा आता है पहले तो, लेकिन कितने देर तक साहब। पढ़े लिखे लोग हैं बांग्लादेश के, वो शांति चाहते हैं अपने देश में, गदर और अगजनी नहीं चाहते अपने देश में एज अ परमानेंट स्टेटस कि 24 घंटे जिहाद चल रही साहब, अंदरूनी जिहाद, 24 घंटे मार काट हो रही है, कत्लो गारत हो रही है सड़कों पे। ये कब तक चलेगा साहब? बांग्लादेश के पढ़े लिखे लोग चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई करें, हमारे बच्चे नौकरियां लें, हमारे बच्चे हमारी इकोनॉमी को ऊपर ले जाएं, खुशहाली हो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, पीस हो, शांति हो। ये तो साहब कोई, ये जो अगजनी है, ये जो एनार्की है, ये तो कोई अंत नहीं दिख रहा साहब इसका। केओस के जीनी को बॉटल से बाहर निकालना बहुत आसान है, उस जिन्न को वापस बोतल में डालना बहुत मुश्किल। इन्होंने साहब पाकिस्तान की जो ईस्ट पाकिस्तान नाउ, बांग्लादेश नाउ, जो वांटिंग टू बिकम अ न्यू नेशन, उसकी पुलिस के पीछे हाथ धो के पड़ गए साहब। पुलिस वालों ने स्ट्राइक कर दी कि साहब हमको नहीं मरना साहब बेवजह, आप हमको गाली गलौज दे रहे हो, हम तो अपने हुक्म का पालन कर रहे थे। तो उनसे पूछो जो आप समझते हो कि ऐसे हुक्म दिए, हम पे क्यों निकाल रहे हो? तो वो तो साहब बिल्कुल हॉर्सली कॉम्बैट हो गई है, डिसफंक्शनल हो गई है बांग्लादेश की पुलिस। अब नाउ बांग्लादेश की जो आर्मी है, वो अब जो है वो थोड़ा बहुत जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है वो संभालने की कोशिश कर रही है। ठीक है साहब। आर्मी चीफ जो हैं मोहम्मद जमान साहब, वो रिश्ते हैं उनके हसीना वाजिद के साथ। वो पढ़े लिखे एक इंसान है, हम सब उनकी इज़्ज़त करते हैं। वो काफ़ी मिलते रहे हैं हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के साथ, अच्छे रिश्ते नाते हैं बांग्लादेश की फ़ौज में और भारत की फ़ौज के बीच में। आई मीन वेरी गुड रिलेशनशिप सो फार। ठीक है, हमने ट्रेन किए हैं उनके लोग पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए वगैरह वगैरह, और वी हैव हैड गुड रिलेशंस। उन्होंने अपने लोगों को कॉमन सेंस की बात बोलने की कोशिश की है। अब जब वो भी परेशान हो गई तो ख़त्म ही नहीं हो रहा साहब। ये जो सिलसिला जिहादी वायलेंस का है, एनार्की का है, तो ख़त्म नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला देखिए साहब, कॉमन सेंस से काम लीजिए, ये भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा क्लोज होने पड़ेंगे, फ्रेंडली होने पड़ेंगे, क्योंकि हम चारों तरफ से भारतवर्ष से घिरे हैं। हमारे सब जो सामान वगैरह आता है भारतवर्ष के थ्रू आता है, और सी भी जो है वो सारा कोस्ट लाइन भारतवर्ष के साथ जाती है, जो बे ऑफ बंगाल की। तो अक्लमंदी इसमें है कि हम भारत से अच्छे ताल्लुकात रखें।
आफ्टर ऑल जो हमारा जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है जो कि तबाह हो चुकी है, वो कपड़ा कहाँ से आता है, कपड़ा रंगने की डाइज कहाँ से आती हैं, हिंदुस्तान से आती हैं, रॉ मटेरियल कॉटन कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। तो आप भारत से झगड़े करके खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन नहीं साहब, वहां तो एक नया उन्माद है, वहां जिहादी नारे लग रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, हम गजवाए हिंद करेंगे, हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम जाके जो है बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को कैप्चर करके बांग्लादेश में मिला देंगे। कह रहे साहब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तुम भारत के टुकड़े टुकड़े करोगे? यानी अफीम तो नहीं खाई, रम पीकर भी कोई फौजी बांग्लादेश का ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है साहब, चाहे धुत हो वो दारू में, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बकवास है। उल्टे बांस बरेली को पड़ गए तो आपका मुल्क शायद ना बचे। लेकिन वहां तो साहब ऐसा उन्माद फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान को गले लगाया जा रहा है कि गलत थी 1971, हम तो पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते थे, हम तो ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहते थे, हम तो रजाकरों की तरह पाकिस्तान की फौज की सेवा करना चाहते थे, औरतें सप्लाई करके। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखिए साहब, अब जो है ये पानी सर के ऊपर गुजर चुका है। ये जो उन्माद है, ये जो स्ट्रीट वायलेंस है, ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये जो मोहम्मद यूनिस की बड़ी साफ सुथरी सरकार आई थी, क्योंकि ये तो अमेरिका रिटर्न्ड है साहब, ये तो बहुत ही साफ सुथरे हैं। ये साहब अब इन्होंने धांधली शुरू कर दी है। 800 करोड़ टके की स्कूल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स छपवाई कि हम फ्री बांटेंगे स्टूडेंट्स में, और बाज़ारों में बेचनी शुरू कर दी। मतलब आपकी औकात भी समझ आ गई है लोगों को। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखें अब और होता है क्या। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मोहम्मद यूनिस साहब तो अब वांट्स टू बी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। बीएनपी पार्टी हाथ जोड़ के उनके पास गई कि साहब आप इलेक्शन जल्दी कर दें, अभी माहौल बड़ा अच्छा है, लोग बड़े गुस्साए हुए हैं हसीना वाजेद से, भारतवर्ष से, तो अब हम इलेक्शन जीत सकते हैं। 5-6 महीने दीजिए, लोग असलियत देख लेंगे और फिर उनका बेवकूफ़ बनाना मुश्किल होगा। तो जल्दी इलेक्शन कराइए, जल्दी इलेक्शन कराइए। घोड़े पे चढ़ के मोहम्मद यूनिस साहब ने बोला, साहब मैं ज़रा सोचेंगे, मैं पहले थोड़ा ठीक दुरुस्त कर लूँ बांग्लादेश को, है मैं तो वाशिंगटन रिटर्न्ड हूँ, तो मैं आपको सिखाऊं डेमोक्रेसी क्या होती है। और 2025 के एंड में देखेंगे साहब, वो भी शायद थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे 2026 मिडल में कहीं जून के आसपास है साहब। क्यों साहब? क्योंकि साहब मैं जो स्टूडेंट यूनियन जिन्होंने ये तख्ता पलट किया है, उनकी एक पार्टी बना रहा हूँ साहब, और उस पार्टी का अगुवा कौन होगा? योर्स ट्रूली। एंड वो मेरे को आके शायद वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनाए, क्योंकि मेरे को तो वाशिंगटन ने चुन के भेजा है ना साहब। डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह भाड़ में जाए। वाशिंगटन के चहेते होने चाहिए, डेमोक्रेट्स के चहेते होने चाहिए, तब आपका फले फूलेंगे आप साहब। साहब अब ऐसा है कि इनके बुरे दिन आने लगे। ठीक है, अडानी इनको पावर सप्लाई कर रहे थे बांग्लादेश को। पिछले 1.5 साल से इन्होंने बिल नहीं पे किए, चुकता किए साहब, जो फ्री पावर खा रहे। जब तक हसीना वाजिद थी भारत चुप रहा कि कोई नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। अब फिर भारत की सरकार ने अडानी जी को भी बोल दिया, नहीं भैया आप अपने पैसे ले ही लो, इन लोगों का कुछ नहीं पता। तो उन्होंने डिमांड की, साहब मैं पावर काट दूंगा, नहीं तो पैसे दे दीजिए। तो फिर कुछ इन्होंने लोन चुकता किए। और कब तक ये चलेगा दौर फ्री पावर का, ये तो सब वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पावर कट हो जाएगी। चला लो अपनी फैक्ट्री, चला लो अपने लूम, चला लो अपने कपड़े बुनने की कारखाने, सब बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा साहब। आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा अगर आप भारत से बेवजह पंगे लोगे, बेवजह भारत को तंग करोगे, उंगली करोगे, तो आपको उंगली में बहुत तकलीफ होगी, तोड़ दी जाएगी।